जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें 5वां चैप्टर पढ़ लिए थे, मुगल काल या फिर मुगल साम्राज्य। 6वां चैप्टर है शहर, व्यापारी एवं कारीगर। ठीक है, शहर, व्यापारी एवं कारीगर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मध्यकाल के शहर, व्यापारी और कारीगर के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योत्सना अपने माता पिता के साथ मदुरई घूमने के लिए गई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मदुरई दिया है। मदुरई जो है वो एक शहर है तमिलनाडु का। वहाँ अनेक मंदिरों, बाजार की हलचलों, रेशम की साड़ी पर कढ़ाई करते हुए कारीगरों को देखकर उसके मन में शहर के विकास की जानकारी प्राप्त करने का विचार उत्पन्न हुआ, ज्योत्सना के मन में। ठीक, अब आगे शहरों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। यहाँ दिया है शहरों के अनेक रूप। शहर के बहुत सारे रूप हैं, उसके बारे में। पिछले वर्ष अपने प्राचीन भारत के शहरों में पढ़ा था। यहाँ पिछले वर्ष कहने का मतलब है कि कक्षा 6 में, क्योंकि ये 7th क्लास का बुक है। ठीक, कक्षा 6 में अपने प्राचीन भारत के शहरों के बारे में पढ़ा था। आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जानें। ठीक, उस समय यानी पिछले वर्ष 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। ठीक, उस समय का मतलब है मध्यकाल में। मध्यकाल के शहरों के बारे में जान रहे हैं तो मध्यकाल में 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे, वहाँ से शासन व्यवस्था देखी जाती थी। कुछ शहर वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे। दस्तकारी यानी कि ऑफिस के लिए मशहूर थे। कुछ दूसरे शहर तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। कुछ शहर होते थे जहाँ पे तीर्थ यात्रा की जाती थी, वहाँ पे मंदिर होते थे, इसके लिए मशहूर थे। विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह यानी पत्तन वाले शहरों का विकास हुआ। विदेशी व्यापार होता था जिसके कारण समुद्र के किनारे जो शहर थे उनका बंदरगाह शहर के रूप में विकास हुआ। कई शहर तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों को अपने में समाहित किए हुए फल फूल रहे थे। जैसे कि जो शहर जैसे तमिलनाडु राज्य है या फिर जो भी समुद्र के तटीय राज्य हैं, वहाँ के जो शहर हैं उनमें बहुत सारे शहर थे जो उपरोक्त जितना भी दिया गया है शहर के बारे में उस सभी को अपने में समाहित करते हुए, यानी कि वहाँ पे मंदिर भी है, तीर्थ यात्रा भी है, वाणिज्य व्यापार भी है, बंदरगाह भी है, वैसे शहर भी थे। जैसे गुजरात है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। सभी सारी चीज़ों के लेकर भी फल फूल रहे थे, यानी कि विकास हो रहे थे। अब इन नगरों के बारे में दिया है। प्रशासनिक नगर कैसे होते थे। ठीक, ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियाँ थी। जो शासक होते थे उनकी राजधानियाँ होती थी प्रशासनिक नगर में। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। इनमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर और सैनिक रहते थे। जो प्रशासनिक नगर होते थे वहाँ राजमहल होता था और राजमहल में वे सब रहते थे। राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे जहाँ से शासक यानी कि राजा द्वारा अपनी प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। राजमहल में सभा कक्ष होते थे। शहरों में बाजार हुआ करता था जहाँ नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए थे। जो मुगल काल के या फिर दिल्ली सल्तनत काल के जो सुल्तान थे वो अपने निजी काम के लिए भी कारखानों का निर्माण करवाए थे। ठीक, कारखानों के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत में कांचीपुरम यानी कि जहाँ पे सुल्तानों के द्वारा कारखाना निर्मित करवाया गया था उसमें है कांचीपुरम दक्षिण भारत का। मदुरई है, तंजावुर तथा उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि शहरों का नाम लिया जा सकता है जहाँ पे सुल्तानों ने कारखाने लगवाए थे। ये हो गया प्रशासनिक नगर के बारे में। अब है मंदिर, नगर एवं तीर्थ स्थल। मंदिर जो होते थे, जिस नगर में मंदिर थे और तीर्थ स्थल होते थे, उन नगरों के बारे में।
दक्षिण भारत में शासक व्यापारियों एवं धनाढ़ लोगों के द्वारा, जो शासक दक्षिण भारत के जो शासक थे या फिर व्यापारी थे या धनी लोग थे, उनके द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था। ठीक, और एक ग्राम दान दिया जाता था। अपनी श्रद्धा एवं भक्ति को प्रकट करने के लिए वो मंदिर बनवाते थे और एक ग्राम दान देते थे उस मंदिर को चलाने के लिए। उसी गांव से जो कर आता था उससे मंदिर की जो भी ज़रूरतें होती वो पूरा की जाती थी। फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया। ऐसा करने से मंदिरों के पास बहुत सारे धन संपत्ति जमा हो गए। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया। मंदिर के जो पुजारी होते थे वो व्यापारियों को ऋण दिए उससे। इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों ने, यानी कि मंदिर तो पवित्र केंद्र ही होते हैं, क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया। ठीक है, काम किया। क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता थे। मंदिर में ही बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थी या फिर चढ़ाते थे लोग, जो धनी मनी लोग थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार यानी कि कारीगर एवं व्यापारी मंदिरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। जो कारीगर थे या फिर व्यापारी थे वो मंदिरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कारीगर भी थे, मंदिरों के जो मेंटेनेंस का काम देखते थे या फिर जो कुछ बनाते थे, आकर मंदिर के निकट ही बसते गए। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी तरह से हुआ। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, मंदिर वाले नगर हैं, उनका विकास ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ गया। भक्ति आंदोलन चल रहा था, हो रहे थे, तो उसके कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ गया। धार्मिक आस्था के पवित्र स्थलों के विभिन्न क्षेत्रों से, जो पवित्र स्थल होते थे वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से लोग पूजा पाठ एवं दर्शन के लिए आया करते थे। जैसे मथुरा, काशी, वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, अजमेर, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, सोमनाथ ये गुजरात में है, आदि शहर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये जो शहर हैं ये तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब आगे दिया है वाणिज्यिक नगर, यानी कि जहाँ से व्यापार होता था वैसा नगर। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। तो वाणिज्यिक नगर क्या होते थे या फिर कैसे उनका विकास हुआ उसके बारे में ये दिया है। ये नगर का एक बाजार, ऐसा ही बाजार हुआ करता था उस समय का। नगर का मतलब होता है शहर। कुछ ग्रामीण बस्तियां जो अपने खास एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी। ठीक, कुछ खास बस्तियां थी जहाँ पे एक खास चीज़ का उत्पादन होता था। जैसे किसी भी शहर में कपड़ा का ही उत्पादन हो रहा है या फिर गन्ना का उत्पादन हो रहा है, जिससे चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि वहाँ पे गन्ना का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसा ही प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी और वे धीरे धीरे शहरों के विकास का केंद्र बन गए। ठीक, अब जो वस्तुएं वहाँ उत्पादित होती थी तो वहाँ पे लोग काम के लिए आते थे, तो इस तरह से धीरे धीरे शहरी विकास का केंद्र बन गया वो। इनका विकास व्यापार बाजार के केंद्र के रूप में हुआ और इन जो बस्तियाँ थी उनका जो विकास है शहर के रूप में वो व्यापार और बाजार के केंद्र के रूप में हुआ। वहाँ पे बाजार लगा करते थे। कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। वहीं पे कुछ वस्तु का उत्पादन करके और वहीं से व्यापार भी होता था और उसका वहाँ बाजार भी लगता था। जैसे उदाहरण स्वरूप बुरहानपुर में कपास के लिए फेमस था, अहमदाबाद कपड़ा के लिए, बयाना नील के लिए, कांचीपुरम सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, कैम्बे रत्न बाजार के लिए,
आदि। यानी ऐसे बहुत सारे शहर थे जहाँ पे वो चीज़ें उत्पादन भी की जाती थी और उनका बाजार भी लगता था। तो इस प्रकार से नगरीय जो वाणिज्यिक नगर थे उनका विकास हुआ। अब आगे दिया है बंदरगाह, यानी बंदरगाह या फिर पत्तन नगर। बंदरगाह वाले जो नगर हैं उनका विकास कैसे हुआ। ठीक, शहरों के तैयार माल, यहाँ नगरीय जो वाणिज्यिक नगर थे वहाँ पे माल तैयार होते थे और उनका विकास ऐसे हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैसे शहरों के जो तैयार माल का मतलब है सामान जो वहाँ पे बनते थे, उसको दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। जो भी सामान तैयार होते थे उन्हें दूसरे क्षेत्र में या फिर दूसरे देश में ले जाने के लिए जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे वहाँ पे बंदरगाह बनाया गया। बंदरगाह का मतलब होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर लगती हैं और उन पे सामान को रखा जाता है, फिर दूसरी जगह ले जाता है या फिर दूसरी देश से सामान आता है तो वहीं पे उसे उतारा जाता है, वहीं बंदरगाह कहलाता है। अंजुवन, मणिग्रामम, नाना देशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ गया। अंजुमन, मणिग्रामम ये नाना देशी व्यापारिक समुदाय थे, यानी व्यापारियों के समूह थे जो व्यापार करते थे। इसके कारण ये तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों, जैसे विदेशियों में थे यहूदियों, ईसाइयों और अरबी लोगों को तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई। जो विदेशी थे उनको तटवर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए और व्यापार करने के लिए छूट दी गई शासकों के द्वारा। गुजरात, जहाँ जैन व्यापारियों का बोलबाला था, ठीक, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुजरात पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उस समय में और आज भी है। यहाँ के बंदरगाह यानी गुजरात के बंदरगाह भड़ौच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। ठीक, भारत के पश्चिमी तट का अरब, फारस की खाड़ी और उसके आगे के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा। भारत के जो पश्चिमी तट है वहाँ से अरब जो प्रायद्वीप है, फिर फारस की खाड़ी और उससे आगे के जो देश हैं उनके साथ, उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। ये सब जो वर्ल्ड मैप का नक्शा पढ़े होंगे उन्हें ही समझ में आएगा फारस की खाड़ी कहाँ है। हम भी शुरू करेंगे जल्द ही। चलिए, तो उन देशों के साथ इसका संबंध रहा था। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच में थाड़ा, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, अब पूर्वी तट जो है भारत का, जैसे ये मान लीजिए ये भारत है तो ये हो गया इसका पूर्वी तट, ये पूर्वी तट हो गया ये सब। तो पूर्वी तट के बंदरगाह में हुगली, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम दक्षिणी पूर्वी का व्यापार का मुख्य द्वार बन गया। ये दक्षिण के देश के साथ जो व्यापार होता था या फिर पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार होता था उसका ये प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया। अरब के जो घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े का जो व्यापार करते थे वो लोग कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहर जो थे, यहाँ पे कर्नाटक, ये कर्नाटक का एरिया है और ये केरल का एरिया है। ठीक है, तो इनके कारण वहाँ कर्नाटक और केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ गया। यहीं से आकर अपना घोड़ा का व्यापार करते थे। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पतन और नगर विकसित हुए। ठीक है, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्र में बदल गए। जो यूरोपीय व्यापारी आए यही थे जिन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तथा साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट, पश्चिमी सागर तट भी और ये पूर्वी सागर तट भी, अनेक पतन और नगर विकसित हुए। इनके द्वारा अनेक नगर एवं पतन विकसित किए गए जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। जो समय के साथ समय बीतते गया तो ये लोग आए तो थे व्यापार करने, लेकिन यहाँ प्रशासन
भी करने लगे, प्रशासनिक विधि व्यवस्था अपनाने लगे, शासन करने लगे। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इनके प्रमुख उदाहरण थे। सबसे पहले इन्होंने बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में अपना कब्जा जमाया। ठीक, यूरोपीय व्यापारियों को ही अंग्रेज कहा जाता है। ठीक है, अब है शहरी परिदृश्य। उस समय के शहर कैसे होते थे, मध्यकाल के शहर कैसे होते थे। यहाँ पे एक इमेज भी दिया है मध्यकाल का भारतीय शहर। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे शहर होते थे। शहरी परिदृश्य देखेंगे, अधिकांश शहर एक चार दीवारी से घिरा होता था। ठीक, शहर जो था वो पूरी तरह से एक चार दीवारी से घिरा होता था, बड़ी दीवार से। ठीक है, इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे, यानी कि चार दीवारी से घिरा होता था और उसमें एक या एक से अधिक प्रवेश द्वार होते थे। शहर की प्रमुख आबादी इस चार दीवारी के अंदर निवास करती थी। ठीक है, सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से लगाए जाते थे। सुनियोजित तरीके से शहर को बसाया जाता था और बाजार अलग से लगते थे। वहाँ पे कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। बहुत सारे बाजार थे जो खास वस्तु के लिए जाने जाते थे। कई मोहल्ले में बटे होते थे। शहर कई मोहल्ले में बटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। जैसे कोई मतलब जो भी मोहल्ले थे वहाँ पे जो समुदाय रहते थे या फिर जो भी चीज़ का उत्पादन होता था उसके नाम से फेमस थे मोहल्ले। उदाहरण के लिए कुजड़ी मोहल्ला सब्जी बेचने वालों के लिए। ठीक, मोची बाड़ा जूते बनाने वाले के फेमस था। मोहल्ला जरगरान ये सुनार के लिए फेमस था। कूचा रंगरेज कपड़े रंगने वाले के लिए फेमस था। ये सब मोहल्ले का नाम है। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, यानी कि जो मध्यम वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक कहा जाता है जो पांडुलिपि की मूल प्रति लिखने वाले होते हैं उन्हें, ये सब शामिल थे मध्यम वर्ग में। ठीक, धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग जैसे पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों में निवास करते थे। ठीक है, और इन्हें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था। यानी कि जो पंडित लोग थे, उलेमा थे, जो धार्मिक कार्य करते थे, उन्हें कर मुक्त भूमि, वहाँ पे कर नहीं लिया जाता था, वैसी भूमि इन्हें दे दी जाती थी जो शहरों के आसपास होती थी। वो भूमि शहरों के आसपास होती थी। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर, शिल्पकार इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उच्च वर्ग के जो शासक, व्यापारी या फिर जो धनी लोग थे उनके यहाँ काम करके अपना जीविका चलाते थे। अब यहाँ दिया है आप अपने निकट के शहर का भ्रमण कर वहाँ के निवास करने वाले विभिन्न धर्म, जाति एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों का पता लगाएं तथा उनके खान पान एवं पोशाक व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, किया जाएगा। जब जाएंगे घूमने तो करेंगे। अब है व्यापार की दशा एवं दिशा। व्यापार की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, शहरों का मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। शहरों में बाजारें लगती थी और मंडियाँ लगती थी। प्रांतों की राजधानियाँ तथा समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, जो प्रांतों की राजधानियाँ होती थी तथा समुद्र के किनारे जो नगर स्थित थे उन्होंने व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वहीं से सामान समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाता था बेचने के लिए। इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। यानी कि जो समुद्र के तट के किनारे के शहर थे वहाँ पे देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। व्यापारी लोग शहरों की खपत से अधिक तैयार वस्तु को ले जाकर दूसरे स्थानों पर बेचने लगे। अब जब शहर के या फिर उस प्रांत के खपत से अधिक जो भी चीज़ें बनती थी उसे वो दूसरे देशों में ले जाकर बेच देते थे या फिर दूसरे क्षेत्र में।
इस काल में देश के भीतर यानी कि आंतरिक व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। यानी कि मध्यकाल में देश के भीतर यानी कि आंतरिक व्यापार जो होते थे उनमें उनके विस्तृत होने का पता चलता है। प्रत्येक कस्बा यानी कि छोटे शहर में हाट या बाजार होता था, आज भी होता है। इसके अलावा नियत समय यानी कि सप्ताह में या फिर एक महीना में या फिर वार्षिक यानी वर्ष भर में समय पर नियत समय पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों का एक वर्ग था जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, अभी भी होता है ऐसा। इसके अतिरिक्त राजपूताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। ठीक, ये राजपूताना क्षेत्र के बंजारे थे। राजपूताना राजस्थान का एरिया हुआ करता था। ठीक है, बंजारा लोग घुमंतू व्यापारी थे। बंजारा जो होते थे वो घुमंतू व्यापारी थे, व्यापार ही करते थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। कारवां का मतलब होता है जो एक झुंड बनाकर चलते थे वो। अध्याय 3 में पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। ठीक, वे मुगल के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का भी काम करते थे। जो बंजारे होते थे वो मुगलकालीन सैनिक जो थे उनके जो अभियान चलता था, अभियान यानी कि युद्ध चलता था, उसमें वो अनाज ढुलाई का काम करते थे, काम कर देते थे। अब यहाँ दिया है बंजारों के बारे में। ठीक, बंजारे कौन थे या फिर क्या होते थे उनके बारे में। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी है और उसने बंजारों का वर्णन किया है, ठीक, अपनी भाषा में। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई। यानी कि पीटर मुंडी बता रहा है कि सुबह में हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो महंगा है। ठीक, वहाँ से फिर वह ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सके। बंजारे ऐसा करते थे। टांडा में यानी कि जो उनका कारवां होता था उनमें 600 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वो सब 6 से 7 किलोमीटर या फिर 6 से 7 मील का सफ़र करते हैं। अपने गाय या बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, भारत में ज़मीन पर्याप्त है और वहाँ उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए वो अपने पशुओं को खुला छोड़ देते थे, चराते थे। ऐसा बंजारे करते थे उस समय पे, ऐसा पीटर मुंडी ने बताया है। अब आगे देखते हैं। बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदाय तक सीमित थे। जो बड़े पैमाने पर व्यापार होते थे वो कुछ ही व्यापारी के समुदाय था वहीं करते थे। उत्तर भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनिया तथा दक्षिण भारत में मलय, चेटी एवं मूरो खुरासानी मुस्लिम व्यापारी, मूरो में अरब, तुर्की, खुरासानी और मुस्लिम व्यापारी आते थे जिन्हें मूरो कहा जाता था। और कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर के देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए थे। यही वो व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर दूर के देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए थे, वहाँ से वो व्यापार करते थे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भड़ोच, खंबात, कालीकट, गोवा जैसे
बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। पश्चिमी तट के ये जो बंदरगाह वाले शहर थे वो इस सब चीज़ों के लिए प्रमुख केंद्र थे। इन वस्तुओं को जहाज़ों में भरकर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों को भेजा जाता था। यहाँ से वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारी, वेनिस और जेनेवा देश है, यहाँ के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों तक ले जाते थे। यूरोप जो महादेश है वहाँ के देशों तक ले जाते थे ये सब चीज़ें। क्या चीज़ें? मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी, ये सब। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित बंदरगाह सतगांव, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण पूर्वी एशिया को भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया को भेजा जाता था। जैसे इंडोनेशिया, ये सब जो मालदीव, ये सब देश हैं, उन देशों में बेचा जाता था। ठीक है, यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र अब यूरोप में तो भेजा जाता था। अब यूरोप से क्या लाते थे व्यापारी, उसके बारे में। यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, क्योंकि यूरोप में ठंडा पड़ता है ज़्यादा, तो वहाँ पे ऊनी वस्त्रों का निर्माण ज़्यादा होता है। सोना, चांदी भारत लाया जाता था। और पूर्वी अफ्रीका से हाथी का दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। ठीक है, वहाँ से लाकर भारत में भेजे जाते थे। चीन से रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तु थी। ठीक है, फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी। फारस की खाड़ी से ये सब चीज़ें आती थी। फारस की खाड़ी के रास्ते, फारस की खाड़ी है, ये तो समुद्र का हिस्सा है। फारस देश है, फारस का नाम अब ईरान हो गया है। ठीक, गुलामों को भी इसी रास्ते लाया जाता था और उनकी खरीद बिक्री की जाती थी। फारस की खाड़ी के रास्ते ही गुलाम को भी लिया जाता था। गुलाम जो होते थे वो आदमी होते थे जिनकी खरीद बिक्री की जाती थी। अब दिया है व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन। व्यापारिक मार्ग कौन होते थे? जहाँ से व्यापार किया जाता था वैसा मार्ग। सड़कों का विस्तृत जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जुड़े हुए था। बंदरगाह को एक दूसरे से जुड़े हुए था, सड़कों का एक जाल बनाया गया था। ऐसा जाल नहीं, मतलब बहुत सारे सड़क बनाए गए थे जिनसे बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ा गया था। इनके द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। यानी कि सड़कों के द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। अलबरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। अलबरूनी एक इतिहासकार है और अपने विवरण में उसने 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है, जो इसमें दिया भी गया है, परंतु यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसके बारे में जो यहाँ समझाया गया है उसके बारे में लिखा भी गया है। तो चलिए जो लिखा है वो पढ़ते हैं। अब दिया है सड़कों के अलावा भारत में पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापार के संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ज़मीन पे तो सड़क बने हुए थे, लेकिन समुद्र में समुद्री मार्ग थे जिन्होंने विदेशी व्यापार के संपर्क को बढ़ाया। ठीक है, मैदानी इलाकों में सामानों को ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियाँ थी। ठीक, मैदानी जो इलाके थे यानी कि स्थल पे, जैसे बिहार, ये सब यूपी, ये सब मैदानी एरिया है भारत में। लेकिन जहाँ ये नहीं चल पाती थी वहाँ सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊँट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे तो ये बैलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो वहाँ पे बैल, खच्चर या फिर ऊँट और आदमी का इस्तेमाल किया जाता था सामानों को ढोने के लिए। नावों का उपयोग जल मार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। मान लीजिए नदी के रास्ते से सामान को ले जाना है तो नाव का उपयोग किया जाता था, और जो समुद्र में सामान को ले जाना होता है तो बड़े बड़े जहाज़ का निर्माण इस्तेमाल किया जाता था। वस्तुओं की खरीद बिक्री में सिक्के विनिमय के प्रमुख साधन थे। सिक्के जो थे वही विनिमय के साधन थे। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। मान लीजिए हम कुछ सामान लिए और सामान के लिए सिक्के दिए। सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। इस काल में
दिरहम, जीतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के का प्रचलन का प्रमाण मिलता है। मध्यकाल के ये सब सिक्के हैं। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। मुगल काल में रुपया और दाम हो गया। व्यापारियों का एक वर्ग सराफों का था, जो व्यापार में सराफे होते थे, ये ठीक है, जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सराफ सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन की जांच तथा मुद्रा धातु के विनिमय का दर निर्धारित करते थे। यानी कि ये सिक्के का भाव कितना है, उसकी वैल्यू कितना है, इसको निर्धारित करते थे सराफे। वे बैंकर के रूप में लोगों के पैसे का लेन देन भी करते थे और हुंडियाँ भी जमा करते थे। हुंडी कागज़ पर लिखा हुआ एक वचन पत्र होता था, जिसके द्वारा किसी स्थान और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था की जाती थी। यानी कि अगर किसी को कुछ दिया गया, पैसा दिया गया, तो उसे एक कागज़ पे लिख लिया जाता था और समय लिख लिया जाता था, जो कि जिसे हुंडी कहा जाता था। इसका आरंभ वाणिज्यिक कार्यों के लिए मुद्रा के रूप में अधिक धन को लेकर जाने वाले के खतरे को ध्यान में रखकर हुआ। यानी कोई अधिक धन लेकर गया व्यापार करने के लिए और वो पैसा देने से इनकार न करे, इस सब को ध्यान में रखकर इसका प्रचलन हुआ। सभी विदेशी व्यापारियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की है। जो भी विदेशी व्यापारी हैं उन्होंने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की है। अब आगे दिया है व्यापारियों का संगठन। ठीक, व्यापारियों का संगठन, कौन कौन से व्यापारियों के संगठन थे उसके बारे में दिया गया है। ठीक, अब व्यापारिक संगठनों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें इतना ही समझते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।